हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 का। अब तक के लेक्चर में हमने बेसिक फैक्टराइजेशन सीखा। नॉर्मल नेचुरल नंबर का फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं हमने देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो या नॉर्मल फैक्टराइजेशन, उस तरीके से। उसके बाद हमने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो हमने एक सिंगल टर्म का देखा किस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा एक पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज्यादा टर्म रहेंगे तब उसमें हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले एक टर्म का हम फैक्टर निकालते हैं और फिर उसमें से कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं और बाकी के रिमेनिंग टर्म हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, क्योंकि वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। अब हम आ जाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल या उसके बाद का लेवल बच्चों, जो कि है सिंपल लेकिन थोड़ा सा कहने के लिए हार्ड बोलते हैं, क्योंकि अब एक एक क्लास ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ते जाना पड़ेगा ना, कि नीचे जाओगे कि 8 से आपको फर्स्ट में जाना है। नहीं बच्चों, हमको 8 से 9, 10, 11, 12 और आगे बढ़ते जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे का मेथड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है, तो फैक्टराइजेशन बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स। देखो अब तक के हमारे जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसमें 2 टर्म 3 टर्म ऐसे टर्म आ रहे थे, 3 टर्म आ रहे थे। लेकिन 3 टर्म से ज़्यादा टर्म रह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 टर्म से भी ज़्यादा टर्म आ जाएंगे। तो जब 3 टर्म से ज़्यादा टर्म आएंगे तब उनका फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। या कभी कभी ऐसा होता है कि चारों के चारों टर्म साथ में है लेकिन चारों टर्म का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, मतलब उनको में कॉमन निकलता ही नहीं है। जैसे देखो, चलो अब एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये एग्जांपल देखो, फर्स्ट आपका एनसीईआरटी बुक से ही मैंने एग्जांपल लिया है 1 2xy प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। अगर मैं इसमें कॉमन निकालने जाऊँ तो कुछ कॉमन निकलता है क्या बच्चों। देखो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इसमें से हर एक टर्म का फैक्टर लिखते हैं। तो चलो मैं हर एक टर्म का फैक्टर लिखता हूँ। पहले टर्म का आएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बीच में प्लस है तो प्लस। सेकेंड टर्म का 2 इंटू एक्स, थर्ड टर्म का 3 इंटू एक्स एंड फोर्थ टर्म तो 3 का 3 है तो 3 ही रहेगा। तो इन टर्म में देखो बच्चों कुछ कॉमन निकलता है क्या। कुछ कॉमन नहीं निकलता सर, इसमें तो फैक्टर ही नहीं बनता, इसका फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो अब तक हमने जो मेथड देखा, अगर वो मेथड हम यूज करते हैं तो इसमें फैक्टर नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप, जो ग्रुप को मैथ्स पसंद है मैथ्स के ग्रुप बन जाते हैं, साइंस पसंद है साइंस। तो यहाँ पर जिनके कॉमन फैक्टर होंगे उनके ग्रुप बनाएंगे। याद रखना 2 का ही ग्रुप बनाएंगे, 2 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनाना। कितना है, जैसे यहाँ 4 टर्म है तो हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, हम इसमें देखो x x कॉमन दिख रहा है, 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पर 3 3 कॉमन है तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूँ बच्चों। क्लियर। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन है तो मैं 2x निकाल दे रहा हूँ बाहर। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा यहाँ पर y प्लस यहाँ बचेगा 1। क्लियर है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन में x के साथ y है, क्या क्वेश्चन में x के साथ y है, एक बार चेक करो, x के साथ y है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है। यहाँ से देखो हमारा आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल हमने फैक्टर निकाल लिया है। ठीक है, इसमें कोई कॉमन हमारा नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने ग्रुप बनाया और उसके सेपरेट कॉमन निकाले हमने। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर x की वहाँ पे y था, y की जगह मैंने x ले लिया, इसलिए यहाँ पर और ये सॉल्व नहीं हो सकता। बट ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बट इस तरीके के क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते। अब मैं उसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन में मैंने x ले लिया था, असली में यहाँ पर y है बच्चों। क्या है यहाँ पर y, तो मैं y लेके सॉल्व करता हूँ। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। फिर से मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा। 2xy को मैं सेपरेट करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। कैसा हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2y का 2 इंटू वाई प्लस 3x का 3 इंटू एक्स प्लस 3 का सिर्फ 3 इंटू 1 लिख लो या 3 लिख लो, सेम है, बस मैंने यहाँ पे x लिख लिया था, उसका y है। अब देखो बच्चों, पहले दोनों टर्म में यहाँ पर 2y कॉमन निकलता है। क्या निकलता है कॉमन, 2y, तो मैं 2y बाहर लिख लेता हूँ। बचा क्या, यहाँ पर देखो x बच गया और यहाँ पर पूरा निकल गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब क्या बचता है, सिर्फ वहाँ पर 1। हियर इज प्लस 1, बीच में प्लस है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है बच्चों। क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है। तो 3 कॉमन निकालूंगा, बचा क्या है यहाँ पर x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब देखो ये एक स्टेप हो गई, एक स्टेप हो गई। ग्रुप, हमने ग्रुप बनाया इसलिए कॉमन, अगर ग्रुप नहीं बनाते तो कॉमन निकलता ही नहीं बच्चों।
लेकिन अब देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर सामने x+1 है और पीछे भी x+1 है, क्या मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ? तो हाँ बच्चों, उसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ x+1 है, x+1, तो मैं x+1 को बाहर निकाल देता हूँ, x+1 यहाँ आ गया, बचा क्या इसमें से? देखो x+1 बाहर आ गया तो 2y बचा, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? 2y, और यहाँ से भी x+1 निकल गया तो यहाँ से बचा +3। तो ये हुआ हमारा आंसर। कैसे निकालना है समझ में आया? पहले मैंने उनको ग्रुप कर दिया, इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप, इन दोनों में से जो कॉमन टर्म था वो निकाला, बचा हुआ आ गया। अब देखना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, x+1 तो मैंने x+1 कॉमन निकाला। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल के करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, 2xy + 2y था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2x है तो मैं क्या करता हूँ, 3x को मैं यहाँ सामने ला के कोशिश करता हूँ, 3x को यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या किया मैंने, 3x को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, 2xy + 3x + 2y + 3। क्या किया मैंने, अल्टी पल्टी कर दिया, मतलब मैंने 3x को इधर लिख लिया और 2y को इधर लिख लिया। क्या क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने? क्या मैं प्लस को आगे पीछे ले जाता हूँ? क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? उस कमेंट में बताएंगे मुझे कि जब हम प्लस के टर्म को आगे पीछे या उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, उस प्रॉपर्टी को कुछ नाम है, उस प्रॉपर्टी का नाम आप कमेंट में मुझे बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे होशियार है आप में से, कितने बच्चे उसका आंसर देते हैं। अब देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ग्रुपिंग वाले फैक्टराइजेशन में सबसे पहला ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? ग्रुप बनाना है। तो ये हो गया मेरा पहला ग्रुप, ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है? ग्रुप बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 2 × x × y + 3 × x + 2 × y + 3 लिखो या 3 × 1, जो लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो अकेला है बेचारा। अब देखो पहले दो टर्म, ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में से देखो कॉमन x दिख रहा है, क्या x मैं बाहर निकाल सकता हूँ बच्चों? तो x बाहर आ गया तो बचा देखो 2y, क्या बच गया यहाँ पर, पहले वाले में 2y बच गया, बीच में प्लस है और यहाँ का बच गया 3। क्या बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है अपने को? बीच में फिर से यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब ये ग्रुप में से, सेकेंड ग्रुप में से, ये पहला ग्रुप था, ये सेकेंड, ये पहला ग्रुप था, ये सेकेंड ग्रुप था। बात क्लियर है? यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता सर, कुछ तो नहीं है इसमें, परेशान कर दिया इसने, परेशान कर रहे, फैक्टराइजेशन कर रहे कि नहीं कर रहे? तो अब कुछ नहीं निकलता है, तब क्या कॉमन निकलता है बच्चों? 1 कॉमन निकलता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, तो बचा क्या फिर, सब पूरा का पूरा 2y वैसा का वैसा +3। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, क्या है, 2y + 3, 2y + 3 सेम दिख रहा है, मतलब मैं 2y + 3 को बाहर निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ मैं? 2y + 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा x, बच जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x, और यहाँ बच जाएगा 1, तो आ जाएगा +1। तो क्या मेरे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे मैं इसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, कैसे मैं ग्रुप बना रहा हूँ? बिल्कुल सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। कैसे? देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको उल्टी पल्टी करके बताया। मैं क्या बता रहा हूं कि जब ये क्वेश्चन आएंगे तब इसमें ऐसा पैटर्न रहने ही वाला है कि वो कॉमन टर्म देगा। आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि सर मैं कॉमन निकालूंगा कैसे, आपको सिर्फ ग्रुप बराबर बनाना है। अगर आपने ग्रुप बना दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्रुप बनाया था लेकिन कॉमन कुछ नहीं निकला था, यहाँ पर x+1 और यहाँ पर x+1, तो इसमें कॉमन नहीं निकला, तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया, यही हमारा आंसर। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता। बच्चों याद रखना, कॉमन नहीं निकला, आंसर वहीं पर स्टॉप कर देना। लेकिन आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हमेशा कॉमन निकलेगा और ऐसे दो टर्म आएंगे। फैक्टर मतलब क्या होता है? 15 = 3 × 5, 15 = 3 × 5 फैक्टर था, मैंने बताया था कल आपको। तो 3 × 5 में लिखना पड़ता है। तो हमने भी देखो इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लिखा। जैसे मैं 15 को 3 × 5 लिखता था, मैंने इस एक्सप्रेशन को दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमने मल्टीप्लाई पढ़ा है बच्चों, हमने मल्टीप्लाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पढ़ा है, तो वहां पर हम फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा बच्चों। मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से आंसर मिलेगा और आंसर से क्वेश्चन मिलेगा। आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है बच्चों। समझ में आया? देखो ये भी वही आया, यहाँ पे भी वही आया, सेम ही आंसर है दोनों तरफ। क्या अलग अलग आंसर आए?
ये देखो x+1 आया, 2y+3 2y+3, क्या बात समझ में आ रही है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। मेथड का नाम क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। क्या है? ग्रुपिंग द टर्म्स। तो ग्रुप करना है पहले। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पर y, तो चलो मैं पहले वाले को ग्रुप जैसा दिया है वैसा ही ग्रुप बना देते हैं पहले। तो दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ या इसके फैक्टर लिखता हूँ। 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। बच्चों क्लियर है? वो लाइन फालतू हो गई, चलो उसको मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो गई लाइन, दिस वन इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो ये मिटा दिया मैंने। चलो यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 4y। क्या है वहाँ पर? माइनस साइन इसलिए माइनस, अब 4 है तो 2 × 2 × y। क्या बात समझ में आ रही है? उसके आगे 6 है, प्लस 6 मतलब 2 3 = 6 माइनस 9x, तो माइनस 3 × 3 × x। क्या बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने? सिर्फ जो टर्म थे उसको मैंने एक्सपांड कर दिया। 6 का 2 3 × 6 x × y, 4y का 2 × 2 × y, 6 का 2 × 3, 9x का 3 × 3 × x। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मैंने अपने दिमाग से तो नहीं किया, आप ही बता रहे हो, आप ही कर रहे हो, आप ही सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सब आता है, बिल्कुल ईजी है। ओके देन अब मैं क्या करूँगा, पहली टीम ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है बच्चों। फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन आ रहा है? देखो इसमें क्या है कॉमन? क्या है? दिस वन इज कॉमन, 2 कॉमन है, दूसरा y भी कॉमन है, तो मैं 2y को लिख देता हूँ बाहर। क्या लिख दिया मैंने? 2y लिख दिया बाहर। बचा क्या? 3 × x। क्या बच गया? 3x। क्या बच गया? 3x। अब देखो यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस यहाँ पे सिर्फ बचा 2। क्या बात समझ में आ रही है? 3x - 2। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो बच्चों, अब पहला ग्रुप खत्म हो गया, पहला ग्रुप खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सेकंड ग्रुप लेता हूँ। सेकंड ग्रुप देखो 2 × 3, तो देखो इसमें कॉमन 3 है, इसमें 3 भी है, तो मैं 3 कॉमन लेता हूँ और प्लस साइन लेता हूँ, +3। देखो बचेगा क्या? 2 और यहाँ से बचेगा -3x। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक के? बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चों पहले वाले में 3x - 2 है, दूसरे वाले में भी 3x है, लेकिन वहाँ पर -3x है। क्या है वहाँ पर? -2 - 3x है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में क्या करना, इसका साइन चेंज कर देना। साइन कैसे चेंज करते हैं बच्चों? अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दे, अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दूं तो इनके साइन चेंज हो सकते हैं। तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है? हमने सीखा है। तो मैं क्या करूंगा, ये टर्म वैसा का वैसा लिखूंगा, 2y 3x - 2, प्लस की जगह पे मैं माइनस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? माइनस लगा दूंगा, -3 और यहाँ पर लग जाएगा इसका 2 की जगह हो जाएगा -2। देखो माइनस का प्लस, ये प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? अब देखो बच्चों -2 है तो हम कभी सामने माइनस नहीं लिखते, तो 3x को मैं पहले लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा ये 2y 3x - 2 -3, देखो प्लस था, प्लस को मैंने माइनस कर दिया और ये उल्टा हो जाएगा 3x - 2। क्या अब मेरे पास कॉमन टर्म आ गया बच्चों? देखो कितने शांति से सर ने लाया, यहाँ पर एकदम घुमा ही दिया आंसर को। पहले लग रहा था आंसर आएगा ही नहीं, उल्टा आएगा, लेकिन सर ने माइनस लगा दिया और आंसर आ गया। देखो 3x - 2 मैं कॉमन लेता हूँ, जो दोनों में सेम रहेगा वो क्या रहेगा? कॉमन। उसके बाद बच गया अपना 2y, यहाँ पे आएगा 2y और यहाँ पर देखो -3। याद रखना साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आएगा 2y - 3। ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए बच्चों किस तरीके से करना है? अगर ये समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, क्योंकि समझ में आ रहा है मतलब वीडियो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताओ कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपको और दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा सॉल्व करना है बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया होगा तो ही आपको 3 आएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, बट कमेंट सेक्शन करते करते साथ में सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके पहचान के, उन सभी के साथ शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसके बाद का पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो अच्छे से।
ओके बच्चों, तो हम लोगों ने नॉर्मल फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग पढ़ लिया, मतलब हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, उसके आगे के लेवल के क्वेश्चन पर। हमने लास्ट टाइम जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था वहां पर हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी बच्चों। वही आइडेंटिटीज यूज करके हम अब फैक्टराइजेशन भी करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन भी सीखने वाले हैं। इसलिए अभी हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले बच्चों आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। टोटल हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, यहां पर भी हम उन चारों को यूज करने वाले हैं। लेकिन पहले हम 3 आइडेंटिटी में लिख लेता हूं यहां पर। चलो ठीक है, चारों की चारों आइडेंटिटी मैं लिख लेता हूं। पहली आइडेंटिटी बच्चों, क्या आपको याद है पहली आइडेंटिटी आपने कौन सी पढ़ी थी? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये बात आपको मैंने बताई थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के वक्त, जब मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ाया था। तो उसके वीडियो आए नहीं है, तो वीडियो जब आ जाएंगे तो आप समझ जाओगे उसमें। सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों, इसमें ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज देखो बच्चों, ध्यान में रखेंगे आइडेंटिटीज कैसे है, उसी को हम यूज करके फैक्टराइजेशन करने वाले हैं बच्चों। अब एक और थर्ड आइडेंटिटी क्या है बच्चों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको यूज करते थे बच्चों, हमने ये यूज करके बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में। इसके बाद मैं लिखता हूँ फोर्थ आइडेंटिटी। क्या है बच्चों फोर्थ आइडेंटिटी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बच्चों ये है चौथी आइडेंटिटी। बट अब हमारे पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में सिर्फ हमें 3 आइडेंटिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस आइडेंटिटी का क्वेश्चन सेपरेट में दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है बच्चों। हम भी एडवांस है, धीरे धीरे पढ़ाई करके एडवांस होते जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों। ध्यान रखेंगे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और वीडियो ऐड करते जाऊंगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यही पॉइंट है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मेरा पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है बच्चों। तो देखना ऐसा अगर क्वेश्चन है इस टाइप का तो हम चेक करते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म, क्या चेक करते हैं पहला टर्म और लास्ट टर्म कैसा है। तो एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर है बच्चों। एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है। प्लस मैं बीच वाला टर्म छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक ब्लैंक रखता हूँ। मैं लास्ट टर्म की बात करता हूँ, 16 किसका स्क्वायर है बच्चों? 4 का स्क्वायर है। मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर। ये देखो बच्चों, पहला टर्म स्क्वायर है, दूसरा टर्म स्क्वायर है, पहला टर्म भी स्क्वायर, दूसरा टर्म भी स्क्वायर। देखो यहाँ पर पहला टर्म और दूसरा टर्म स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है। अब इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी लगने वाली है, लेकिन बीच के टर्म को चेक करो, यहाँ पर प्लस है बच्चों, मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन वहां पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 इंटू ए भी है। तो ये सपोज मैं पहले टर्म को अगर मैं ए मानता हूँ, क्या मानता हूँ? पहले टर्म को ए मानता हूँ, दूसरे टर्म को बी मानता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर देखो 2 इंटू ए मतलब x और इंटू बी मतलब 4। तो देखो 2 4 से 8 इंटू एक्स 8x होता है। 8x पट से हेडशॉट है ना, 8x हो गया यहाँ पे, आ गया यहाँ तो 8x आ गया है हमारा। ओमनी है लेकिन मेरे पास में 8x है, ओमनी है ना, तो 8x तो है, चलो ओम भी मिल जाएगी। चलो 8x है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, a है b है और 2ab आ गया, ये हो गया अपना 2ab। तो मैं यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a क्या है हमारा? x है, b क्या है बच्चों? 4 है। a प्लस बी मतलब x प्लस 4 इज का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन के रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मतलब क्या होता है? x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। तो बच्चों फैक्टराइजेशन का मतलब तो यही होता है ना, हम एक्सप्रेशन को 2 टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो देखो ये एक्सप्रेशन था, मतलब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। ये देखो कितना सिंपल हुआ हमारा आंसर, कितना प्यारा मेरा आंसर, प्यारा बच्चे है, आंसर बड़ा सिंपल है। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हुआ? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मैंने क्या बताया, कैसे चेक करेंगे, अगर 3 टर्म है, देखो अच्छे से बच्चों, 3 टर्म वाली आइडेंटिटी ये है, ये भी 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है, 3 टर्म वाली आइडेंटिटी दिखेगी तब आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म चेक करना है। पहला टर्म देखो यहाँ पर 4y² है, क्या है 4y², 4y² किसका स्क्वायर आएगा, 2y का स्क्वायर आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और y किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर पहला टर्म लिख दिया। चलो लास्ट टर्म में लिखता हूँ 9, बच्चों 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस लिखा। देखो बच्चों बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, तो देखो दिस आइडेंटिटी माइनस बीच में किस में है, a माइनस बी होल स्क्वायर में लगता है क्या। अब इससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा a b आता है कि नहीं आता, तो ये हो गया a अपना a², ये हो गया अपना b²। बीच में देखो मेरे को लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए बी, 2 हो गया, इंटू a क्या है अपना 2y, इंटू b क्या है अपना 3। क्या बात समझ में आ रही है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, तो a² हो गया, b² हो गया, क्या बीच में 2ab 2 इंटू ए इंटू बी आ रहा है बच्चों। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12y, तो हमारा करेक्ट हो गया, मतलब ये माइनस 2ab बन गया। इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3। बच्चों बड़ा ही सिंपल खेल है, आइडेंटिटी समझना है और स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। 3 नंबर रहेंगे तो पहला नंबर को स्क्वायर, लास्ट नंबर को स्क्वायर, और बीच में 2ab वाला फॉर्मूला चेक करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2ab नहीं लगेगा, तब यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी बच्चों, याद रखना है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ समझ गया। अब चलो हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं इस टॉपिक के। हमारे पास देखो 2 ही टर्म है बच्चों, वहां पर देखो 2 टर्म है, 3 टर्म है कि 2 टर्म है, 2 ही टर्म है, यहाँ पर 3 थे। 2 टर्म वाला कौन सा आइडेंटिटी है, देखो ये है a² माइनस b², तो चलो a², पहले मैं इसको ढूंढता हूँ, 49 किसका स्क्वायर है बच्चों, 7 का स्क्वायर है, और p² मतलब किसका स्क्वायर होगा, p का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, p का स्क्वायर, तो 7p का स्क्वायर बन जाता है ना 49p²। इतना आपको आता है कि नहीं आता, 7 का स्क्वायर 49, p का स्क्वायर p², 49p², और बीच में माइनस साइन है, 36 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये हो गया क्या a² माइनस b², क्या ये हो गया a² माइनस b², माइनस b², और इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बच्चों तो मैं इसी को लिख दूंगा 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल और आसान है, आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये टॉपिक के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस एक आइडेंटिटी रह गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, एंड सब्सक्राइब भी करना भूलना मत। तो नेक्स्ट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी मैं ये लिखने के बाद आपको बताता हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो बच्चों आपको आज फैक्टराइजेशन समझ में आया। आज हमने फैक्टराइजेशन के 2 मेथड देखे, पहला हमने देखा ग्रुपिंग मेथड और दूसरा हमने देखा फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी। तो ये दोनों मेथड आपको समझे होंगे। आइडेंटिटीज के और भी कुछ मेथड्स हैं, लेकिन अगर मैं उसे ऐड करूंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, अगर आपको पसंद आया होगा, कोई टॉपिक नहीं समझा तो उसको कमेंट कर देना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बच्चों सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे। सब्सक्राइब करो तभी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने मिलेगा, ठीक है। देखता हूं मैं कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, तो सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर।